हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्स जो 1895 से लेकर 1948 तक प्रपोज किए गए। ये ड्राफ्ट्स दिखाते हैं कि भारत का संविधान बनने से पहले लोगों ने किस तरह से देश के भविष्य को इमेजिन किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ड्राफ्ट 1895 में आया, जिसे अनाम रूप से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अक्सर इसे बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादियों से जोड़ा जाता है। इस ड्राफ्ट में टोटल 110 आर्टिकल थे, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इंडिविजुअल राइट्स, लीगल इक्वलिटी और एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रस्ताव रखा गया था। यह ड्राफ्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी और इक्वलिटी बिफोर द लॉ जैसी नागरिक स्वतंत्रताओं पर बल देता था। यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से अधिक डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्त शासन की आकांक्षा को दर्शाता था। इसके बाद 1944 में एम.एन. रॉय ने अपना ड्राफ्ट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। ये ड्राफ्ट उनके उग्र मानवतावाद यानी रेडिकल ह्यूमनिज्म के फिलॉसफी पर आधारित था और लोकतंत्र के एक सहभागी यानी पार्टिसिपेटरी रूप की वकालत करता था। रॉय ने भाषाई आधार पर संगठित प्रांतों से बने एक संघीय भारत की कल्पना की थी और शासन की नींव के रूप में जनसंप्रभुता को बढ़ावा दिया। उनके ड्राफ्ट में अत्याचार के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय के रूप में विद्रोह के अधिकार यानी राइट टू रिवोल्ट का प्रावधान था और इसमें नागरिक एवं सामाजिक आर्थिक गारंटियों से युक्त एक व्यापक अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स शामिल था। नागरिक समितियों का प्रस्ताव भी रखा गया ताकि स्थानीय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। एम.एन. रॉय के ड्राफ्ट की एक विशेषता यह थी कि इसमें संसदीय संप्रभुता को खारिज कर एक ऐसे संवैधानिक रूप से स्थापित गणराज्य की कल्पना की गई थी जिसमें सत्ता का अंतिम स्रोत विधायकों के बजाय नागरिक हो। यह ड्राफ्ट अपनी स्पष्टता और सटीकता के लिए भी अद्वितीय था। इसकी प्रस्तावना में गणराज्य को एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को नागरिक स्वतंत्रताओं के बराबर स्थान दिया गया था, जो बाद में 1950 के संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में विभाजित होकर सामने आया। लेकिन रॉय के सामाजिक आर्थिक अधिकार गैर न्यायोचित नहीं थे, बल्कि उन्हें लागू किया जा सकने वाला और बाध्यकारी माना गया था। अब बात करते हैं एक अलग पर्सपेक्टिव की। 1944 का हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट, जिसे हिंदू महासभा जैसे राइट विंग ग्रुप्स से जोड़ा जाता है। इस ड्राफ्ट में एक यूनिटरी राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया और भारत को एक संप्रभु हिंदुस्तान फ्री स्टेट घोषित किया गया, जिसमें एक भाषा, एक कानून और एक राष्ट्रीय संस्कृति के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर दिया गया। हालांकि इस ड्राफ्ट में धार्मिक स्वतंत्रता और सभी जातियों व मजहबों के प्रति समान व्यवहार की स्पष्ट गारंटी दी गई थी। ड्राफ्ट में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हिंदुस्तान फ्री स्टेट या उसके किसी भी प्रांत का कोई राजधर्म यानी स्टेट रिलीजन नहीं होगा और सार्वजनिक धन का उपयोग किसी सांप्रदायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसमें यह प्रावधान था कि कुछ शर्तों के अंतर्गत प्रांत संघ से बाहर होने का विकल्प चुन सकते हैं, जो कि इसकी एकात्मक प्रवृत्ति के बावजूद एक असामान्य विशेषता थी। इसके बाद 1946 में श्रीमन नारायण ने एक ड्राफ्ट बनाया जो महात्मा गांधी के अहिंसा, ट्रस्टीशिप और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें शासन की मूल इकाई के रूप में आत्मनिर्भर ग्राम गणराज्यों यानी ग्राम स्वराज के परिसंघ का प्रस्ताव रखा गया था। इस गांधीवादी मॉडल ने औद्योगिक पूंजीवाद और पश्चिमी कानूनी ढांचे दोनों को अस्वीकार कर विकेंद्रीकृत और न्यूनतम शासन व्यवस्था की कल्पना की थी, जो कानूनी प्रवर्तन के बजाय नैतिक आत्मनियमन द्वारा संचालित हो। इस ड्राफ्ट में खादी, कृषि और कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया गया और इसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर, आध्यात्मिक रूप से आधारित गणराज्य की स्थापना करना था।
हालांकि यह उल्लेखनीय है कि गांधीवादी अहिंसा से प्रेरित संविधान होते हुए भी इस ड्राफ्ट में हथियार रखने के अधिकार का प्रावधान शामिल था, जो कि एक प्रकार से विडंबनापूर्ण प्रतीत होता है। ड्राफ्ट के अनुच्छेद 6 में घोषित किया गया था कि हर नागरिक को विधायिका द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुरूप हथियार रखने और उन्हें धारण करने का अधिकार होगा। यह प्रावधान अहिंसावादी दृष्टिकोण के भीतर भी आत्मरक्षा या प्रतिरोध की आवश्यकता को लेकर एक व्यवहारिक स्वीकार्यता को दर्शाता है। 1948 में सोशलिस्ट पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अपना ड्राफ्ट दिया। यह दस्तावेज मार्क्सवादी और लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा में दृढ़ता से निहित था और इसमें सभी प्रमुख उद्योगों, बैंकों और आवश्यक सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की वकालत की गई थी। इसने उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को समाप्त करने, भूमि सुधार लागू करने और कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा। इस समाजवादी ड्राफ्ट में एक सदनीय विधायिका की कल्पना की गई थी, जिसमें प्रमुख सामाजिक वर्गों जैसे मजदूर, किसान और बुद्धिजीवी के प्रतिनिधि होते। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह था कि ड्राफ्ट ने लैंगिक समानता के प्रति प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताई थी और किसी भी रूप में जातीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया था। अब अगर हम सभी ड्राफ्ट्स को कंपेयर करें तो ये भारत के भविष्य के गणराज्य के लिए अलग अलग मार्गों को दर्शाते हैं। 1895 का विधेयक और रॉय का ड्राफ्ट दोनों ही लोकतंत्र का समर्थन करते थे, लेकिन रॉय के ड्राफ्ट ने विद्रोह के अधिकार और सहभागी शासन जैसे प्रावधानों के माध्यम से लोकतंत्र को और व्यापक रूप में प्रस्तुत किया, जिससे वह पहले के विधिक और अभिजात वर्ग केंद्रित उदारवाद से काफ़ी अलग था। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण इस तुलना का एक और महत्वपूर्ण आधार है। हिंदुस्तान फ्री स्टेट अधिनियम और समाजवादी पार्टी का ड्राफ्ट दोनों ही राष्ट्रीय एकता बनाए रखने या आर्थिक पुनर्गठन को अंजाम देने के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत सत्ता की ओर झुके हुए थे। इसके विपरीत रॉय और गांधीवादी ड्राफ्ट दोनों ही अपने अपने तरीकों से विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। रॉय के ड्राफ्ट में संस्थागत संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक निगरानी के माध्यम से, जबकि गांधी के ड्राफ्ट में नैतिक अधिकार पर आधारित स्वायत्त ग्राम स्वराज के जरिए। आर्थिक दृष्टि से इन ड्राफ्ट्स में विविध दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। जहां गांधीवादी मॉडल न्यूनतम और कृषि आधारित था, वहीं रॉय ने लोकतांत्रिक आर्थिक योजना पर बल दिया और समाजवादी पार्टी ने पूर्णतः राज्य नियंत्रित समाजवाद का समर्थन किया। दूसरी ओर 1895 का विधेयक आर्थिक क्रांतिकारिता से रहित था और इसका मुख्य फोकस नागरिक स्वतंत्रताओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर था। आज का हमारा संविधान इन सभी ड्राफ्ट से कुछ न कुछ प्रभावित हुआ है, जैसे रॉय की विकेंद्रीकरण और अधिकारों पर आधारित सोच, गांधी का पंचायती राज का विचार, समाजवादियों की आर्थिक न्याय की प्रतिबद्धता और 1895 के विधेयक की कानूनी संरचना। इन ड्राफ्ट की सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने गणराज्य के जन्म से पहले ही भारतीय लोकतांत्रिक कल्पना को साकार रूप में प्रस्तुत किया, जो भारत की समृद्ध संवैधानिक विरासत और उन अनेक संभावित भविष्यों का प्रमाण है जिन पर देश ने कभी विचार किया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल इनसाइट्स मिलते रहें। थैंक यू।